मैंने कहा, लक्ष्मण तुम बाहर आ जाओगे, लेकिन यह इतनी जल्दी नहीं होगा। मैं पश्चिम दिल्ली के तिहाड़ जेल में लक्ष्मण से मिलने आया था। विचाराधीन कैदी होने के कारण उसे निर्धारित समय के दौरान अंगुत्कों से मिलने की अनुमति थी। साहब, मेरी पत्नी अकेली है, कोई आई नहीं है, लक्ष्मण ने कहा। मुझे खेद है लक्ष्मण, मैंने कहा। मेरी हेल्प करो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम बैठक कक्ष में बैठे, जो एक गंदा सा कमरा था और उसमें एक टूटी फूटी कुर्सियां थी। लक्ष्मण ने कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं जानना चाहता हूँ कि जारा से मिलने हॉस्टल में कौन आता था। उसके माता पिता, ज्यादा नहीं, 2 महीने में एक बार। और रघु साहब महीने में एक बार दिल्ली आते हैं, उसे लेने आते हैं और जारा मैडम कुछ दिनों के लिए चली जाती है। मैंने तेजी से सांस खींची। और प्रोफेसर सक्सेना कभी कभी। कब? यह सब विजिटर बुक में होगा। मुझे लगता है कि वह पिछले महीने 3 बार आया था। क्या तुमने उन्हें बात करते सुना? चौकीदार ने अपना सिर हिलाया। वह कॉमन रूम में जाएगा, जारा मैडम वहां आएगी। साहब, मैं घर कब जा पाऊंगा? हाँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? प्रोफेसर सक्सेना ने कहा। वह अपनी डेस्क पर बैठे थे। उनका चेहरा फाइलों, किताबों और एक सुपर कंप्यूटर के ढेर से आंशिक रूप से छिपा हुआ था, जिसमें एक विशाल सीपीयू था, जिसका उपयोग संभवतः बड़े डेटा मॉडल बनाने के लिए किया जाता है। मैं केशव राज पुरोहित हूँ, सर, यही का पूर्व छात्र। 5 साल पहले स्नातक किया है। प्रोफेसर सक्सेना के सिर पर पतले भूरे बाल थे, जो ऐसे लग रहे थे जैसे स्नातक होने के बाद से कंघी से मिले ही ना हो। उनका पेट उनकी मेज के नीचे छिपा रहता था। वे अपने कंप्यूटर से नजर नहीं हटाते थे। मैं अभी सहायकों की तलाश में नहीं हूँ। प्रोफेसर सक्सेना के साथ काम करने के लिए छात्र कतार में खड़े हो गए, इस उम्मीद में कि जब वे बाद में अमेरिकी विश्वविद्यालय में आवेदन करेंगे तो उनकी सिफारिश की जाएगी। उनसे मिलने वाला एक अच्छा रेगुलेटर शोध छात्रों को एमआईटी या स्टैनफोर्ड में पूर्ण फेलोशिप हासिल करने में मदद कर सकता है। मैंने कहा, मैं आपका सहायक नहीं बनना चाहता। तो तुम यहाँ क्यों हो? उसने पूछा। उसकी आंखें अभी भी मॉनिटर पर थी। मैं जारालॉन के बारे में बातें करना चाहता हूँ। क्या? उसने पहली बार मेरी ओर देखते हुए कहा। उसने आपके अधीन ही पीएचडी की है ना? वह मेरी ओर घूरने लगा। मुझे खेद है। तुम फिर कौन हो? उसने कहा। केशव राज पुरोहित, बैच ऑफ 2013। और ज़ारा लॉन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? वह एक करीबी दोस्त थी। सच में करीबी दोस्त? प्रोफेसर सक्सेना ने कहा। तुम उसके पूर्व प्रेमी हो, है ना? मेरे दूसरे छात्रों ने मुझे बताया कि तुम ही कारण थे कि उसने एमआईटी में एक शानदार शानदार स्कॉलरशिप छोड़ दी थी। वह अपनी कुर्सी पर आगे की ओर झुक गया। उसकी बाहें मेज पर टेकी थी। हाँ सर, मैंने गला साफ करते हुए कहा। बात यह है कि मुझे उसकी लाश तब मिली जब मैं उसके जन्मदिन की बधाई देने गया था। तुम वही लड़के हो जो लड़कियों के हॉस्टल में घुस गए थे? मैंने सिर हिलाया। उसका एक मंगेतर था, है ना? मैं उससे मिल चुका हूँ। वह यहाँ से पीजीएम है, रघु वेंकटेश। पीजीएम के बैच के टॉपर को दिए जाने वाले राष्ट्रपति स्वर्ण पदक का जिक्र किया। बेशक मग्गू रघु ने सभी सेमेस्टर में सीधे 10 जीपीए ग्रेड पॉइंट औसत स्कोर किए, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि बैच के बेवकूफ पदक का हकदार वही था और कोई नहीं। रघु भी मेरे बैच से है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सिकोया कैपिटल ने उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी को फंड किया था। कई सिलिकॉन वैली कंपनियां निवेश करना चाहती थी। वह आईआईटी दिल्ली की सफलता की सच्ची कहानी है। मेरे विपरीत वह यह आईआईटी दिल्ली की असफलता की सच्ची कहानी है। मुझे पता है, सर। क्या तुम ऐसा कुछ जानते हो जिससे जारालॉन की हत्या की गुत्थी सुलझाने से मदद मिल सके? क्या? जैसे ही वह सीधा बैठा, उसकी कुर्सी चरमरा उठी। यह सब चौकीदार ने किया। हम सब ने खबर देखी। भयानक। चौकीदार ने ऐसा नहीं किया, सर। रियली? हाँ सर, मुझे 100% यकीन है कि उसने ऐसा नहीं किया। तुम कौन हो? पुलिस? नहीं सर। पहले तो उस इंस्पेक्टर ने उसका नाम क्या है? राणा ने मुझे परेशान किया।
वह मेरे पूरे कैंपस में अपनी टीम भेजना चाहता था। शुक्र है कि चौकीदार मिलने के बाद वह चुप हो गया। तुमने पुलिस को कैंपस में आकर जांच करने की अनुमति क्यों नहीं दी? यह एक ऐसी जगह है जहां लोग पढ़ते हैं, कोई आपराधिक पूछताछ क्षेत्र नहीं। मैंने उनसे कहा कि वह यहाँ से चले जाएं और मुझे खेद है, लेकिन आप मेरा समय भी बर्बाद कर रहे हैं। मैं पुलिस की मदद कर रहा हूँ सर, क्योंकि उन्होंने यहाँ आने की अनुमति नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए बस कुछ सवाल हैं। क्या बकवास है? तुम्हें पूर्व छात्र होने के नाते कैंपस में आने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन तुम इधर उधर घूम कर नहीं देख सकते। मैं तुम्हें प्रवेश से रोक सकता हूँ। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, मैंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। मेरा अचानक विरोध से वह चौंक गया। क्या तुम अपने शिक्षकों से ऐसे ही बात करते हो? प्लीज चले जाओ यहाँ से। क्या यह सच है कि आपने ज़ारा को प्रपोज किया था? क्या? प्रोफेसर ने कहा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। हालांकि उसने विद्रोही मुद्रा बनाए रखी, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। तुमने उसकी थीसिस में देरी की, उसे अपने साथ सोने के लिए कहा। यह बकवास है। मैं सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। उसने अपने कमरे में लगा इंटरकॉम उठाया। ऐसी गलती मत करना। मैं जो कह रहा हूँ वह मैं मीडिया से भी कह सकता हूँ, मैंने कहा। जैसे ही वे आप पर विश्वास करेंगे। वह व्यक्ति जो महिलाओं के छात्रावासों में घुस जाता है, उसने अभी भी फोन पर बात करते हुए कहा। नमस्ते सुरक्षाकर्मी, कृपया मेरे कार्यालय में कुछ लोगों को भेजें। हाँ, अवांछित व्यक्ति हैं। ऐसे व्यवहार करते हुए जैसे कि मैं अब अस्तित्व में ही नहीं हूँ। वह अपने कंप्यूटर पर काम करने के लिए वापस चला गया। मैंने अपने फोन पर ईमेल खोला और कुछ पलों के बाद कहा, अपना इनबॉक्स चेक करो। क्यों? प्रोफेसर सक्सेना ने अपने कंप्यूटर के माउस पर क्लिक करते हुए कहा। उन्होंने वह ईमेल खोला जो मैंने उसे भेजा था। उसे पढ़ते ही उसका मुंह खुला रह गया। टू रघु फ्रॉम जारा। हे माय लव, तुम कैसे हो? हैदराबाद में मुझसे इतनी दूर। आज उन दिनों में से एक दिन है जब मैं वाकई चाहता हूँ कि तुम यहाँ होते। मैंने आप मैंने तुमको फोन करने की कोशिश की। तुम्हारे सचिव ने मुझे बताया कि तुम पूरे दिन सैन जॉस में आए लोगों के साथ मीटिंग में हो। खैर, इसके लिए शुभकामनाएं। उम्मीद है कि वे ठीक से चले। जब भी संभव हो फोन करना। मुझे वाकई बात करने की जरूरत है। मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ कि प्रोफेसर सक्सेना से मुझे मैं मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि प्रोफेसर सक्सेना से मुझे कैसे महसूस होता है। तुम यह भी जानती हो कि उन्होंने कितनी बार मुझसे कॉफी के लिए बुलाया है। मैंने तुमको कुछ और चीजें नहीं बताई जो उन्होंने की हैं। मुझे लगा कि वे अनजाने में या हानि रहित थी, लेकिन अब ऐसा बहुत बुरा लगने लगा है। उदाहरण के लिए, जब मैं कंप्यूटर पर काम कर रही होती हूँ तो वे अक्सर मेरे पीछे आकर मेरे बालों को छूते हैं। 2 दिन पहले जब मैंने उन्हें प्रिंट आउट दिखाया तो उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। जब मैं दूर हट गई तो उन्होंने कहा, हम करीब क्यों नहीं आते? अंतर्गता हमेशा लोगों को जुड़ने में मदद करती है। रघु, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं उसके ऑफिस की खिड़की से कूद जाना चाहती थी। मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हें इसके बारे में तब क्यों नहीं बताया। शायद मुझे लगा कि यह एक बार की बात है, लेकिन आज उसने फिर से ऐसा किया। मैं उसे अपने लैपटॉप पर एक्सेल शीट दिखाने गई और उसने मेरे दाहिने गाल को चूमा और कहा, मैं कश्मीरी गुलाब की तरह दिख रही हूँ। फिर मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उसने मेरा हाथ अपनी ओर खींचा। हे भगवान, शायद उसका ऐसा करने का इरादा नहीं था, लेकिन रघु, यह बहुत घिनौना था। मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन कैसे? मैं क्या करूँ? मैं उलझन में हूँ। मुझे जल्दी से फोन करो। एक्सो एक्सो जैड। यह सरासर झूठ है, प्रोफेसर सक्सेना ने कांपती आवाज में कहा। यह तुम्हारे शोध छात्र का ईमेल है जिसकी हत्या कर दी गई है। पीजीएम मंगेतर गवाह है, मैंने कहा। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बातें कर रहे हो। हॉस्टल के रजिस्टर से पता चलता है कि पिछले 3 महीनों में तुम उससे 8 बार मिले हो। मुझे नहीं लगता कि तुम कभी किसी और छात्रा से उनके हॉस्टल में मिले हो। किसी ने प्रोफेसर सक्सेना के दरवाजे पर दस्तक दी। सर, आप चाहते थे कि हम आए? संस्थान के सुरक्षा अधिकारी ने अंदर आते हुए कहा। उसके पीछे 2 अन्य गार्ड भी खड़े थे। रियली? प्रोफेसर सक्सेना ने कहा। हम ठीक हैं, तो तुम जा सकते हो।
सुरक्षा अधिकारियों ने हमें उलझन भरी और चिड़ी हुई निगाहों से देखा और चले गए। तो तुम क्या चाहते हो? प्रोफेसर सक्सेना ने मुझसे पूछा। इससे पहले कि हम इसमें उतरें, हम सब जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं। क्या? पद्म विभूषण शायद आपको जल्दी ही मिल जाए, क्योंकि मैं आपके क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हूँ। मैं दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय में जा सकता था। मैंने भारत में रहना चुना। आप कितने नेक हैं, मैंने कहा। लेकिन खबर की कल्पना करें, प्रोफेसर सक्सेना ने अपने पीएचडी छात्र को परेशान किया। तब वे आपको एक विशेष पद देंगे। उसने अपना सिर अपने हाथों में थाम लिया। यह आश्चर्यजनक था कि जब सत्ता संतुलन उनके खिलाफ हो जाता है तो लोग कितने मिलनसार हो जाते हैं। तुम क्या चाहते हो? सच में बताओ मुझे, प्रोफेसर सक्सेना ने कहा। मैं केवल जारा की हत्या की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैंने यह किया? मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन क्या तुमने ऐसा कहा? क्या तुमने उसे? कमीने! एक फैकल्टी मेंबर से इस तरह बात करना अजीब लगा, फिर भी अजीब तरह से संतोषजनक। क्या? मैंने किसी को नहीं मारा। आप क्या कह रहे हो? मैं खड़ा हो गया और आगे झुककर उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। मैंने कहा, बहुत सुसंगत तरीके से नहीं, तुम घिनौने हो। जारा मेरे पास वापस आना चाहती थी। तुमने उसे परेशान किया, उसे बहुत परेशान किया, और मुझे नहीं पता और क्या क्या किया। अब तुम यहाँ एक मासूम गीकी प्रोफेसर की तरह बैठे हो। अपनी अस्पष्ट भाषा की भरपाई के लिए मैंने सक्सेना के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। मैंने उसे पकड़ लिया, उसे बार बार तमाचा मारना चाहा, लेकिन वह रोने लगा। प्रोफेसर सक्सेना ने कहा, कृपया तुम चले जाओ, मुझे चोट मत पहुंचाओ। क्या तुमने उसे मारा है? नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। मुझे जाने दो। मैंने अपनी पकड़ ढीली की और वापस बैठ गया। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रख लिया। मैंने अपने जीवन में कभी किसी मक्खी को चोट नहीं पहुंचाई। मैं उसे क्यों मारूंगा? शायद आपने सोचा होगा कि पीएचडी की डिग्री मिलने के बाद वह आपके बारे में सच्चाई बता देगी, जिसे आप अब और टाल नहीं सकते। शायद आपको पता चल गया हो कि वह सच है या नहीं। डर कर उसके कमरे में गया और उसे मार डाला। नहीं, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। उसने 8 साल के बच्चे की तरह अपना गला दबाया। मैं खड़ा हो गया। अगर तुमने ऐसा किया तो बेहतर है कि इसे स्वीकार कर लो, नहीं तो मैं पुलिस के साथ वापस आऊंगा। उसने अपना सिर हिलाया और अभी भी अपना गला दबाते हुए उसने कहा, मैं कसम खाता हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगा, बेवकूफ, मैंने कहा। मैंने अपने पीछे ऑफिस का दरवाजा बंद किया और वहां से चला गया। डीन! सौरभ ने ट्रेडमिल पर सबसे कम गति से चलते हुए कहा। मैंने आखिरकार उसे अपने साथ जिम आने के लिए मना किया था। क्या तुम इस पर यकीन कर सकते हो? मैंने कहा। वह कमीना डीन! तुमने ईमेल पढ़ा है ना? सौरभ ने कहा। हाँ, मैंने कहा। मुझे दो बातें कहनी है। क्या? मैंने कहा, और उसकी ट्रेडमिल की गति बढ़ाकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी। धीरे भाई, धीरे। ठीक है, तुम्हारी हृदय गति बढ़ जानी चाहिए। तुमने अपना वजन तोला? कितना था? 95.5। यह तो बहुत ज्यादा है सौरभ। मैं इस पर काम कर रहा हूँ। एक दिन मेरे पास भी तुम्हारे जैसे 6 पैक होंगे। असल में मेरे पास एक है। यह बस कुछ टिश्यू के नीचे छुपा हुआ है। उस ऊतक को वैसा वसा कहते हैं, और यह कोई ऊतक नहीं है, यह बहुत सारा ऊतक है। खैर, अब जो दो बातें तुम्हें कहनी थी, बोलो। ठीक है, एक जो मेरा दिमाग कहता है और दूसरा जो मेरा दिल कहता है। क्या? दिमाग कहता है, काश तुम यह सब करना छोड़ देते। राणा ने भी कहा, आदर्श रूप से इससे दूर रहो। दिमाग को भाड़ में डालो। दिल क्या कहता है? दिल कहता है, सौरभ ने कहा और ट्रेडमिल रोक दिया। रुको, मेरा दिल वाकई बहुत तेज धड़क रहा है। तुमने अभी शुरू किया है? मुझे पता है, बस अपनी गति से चल रहा हूँ। वैसे भी भाई, मेरा दिल कहता है यह बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा है। सच में? आईआईटी दिल्ली के छात्रों के डीन, दुनिया के शीर्ष प्रोफेसर ने शायद एक छात्र की हत्या कर दी हो। उसने अपने बच्चों की कसम खाई है, लेकिन यह बहुत चालाक है। वह नाटक भी कर सकता है। मैंने 10 किलो का डंबल उठाया और सौरभ को थमा दिया। सौरभ को यह बहुत भारी लगा और उसने उसे 2 किलो का डंबल दे दिया।
मैंने अपना सर हिलाया। भाई, मेरा शरीर कोमल है, तुम इसे इतना ज्यादा इतनी जल्दी नहीं धकेल सकते। वैसे डीन के बारे में तुम आगे क्या करोगे? सौरभ ने कहा। मैं उसकी पत्नी से मिलूंगा, पता लगाने की कोशिश करूंगा कि क्या वह उससे उस रात भर घर पर ही था। वह तुम्हें बता देंगी? मुझे नहीं पता, मेरे पास पता लगाने का कोई और तरीका भी तो नहीं है। हम्म। सौरभ ने ऐसे वजन के साथ बाइसेप्स कर्ल करना शुरू कर दिया जिसे कोई बच्चा भी उठा सकता है। हम दोनों ने जिम के शीशे में एक दूसरे को देखा। मैं चाहता हूँ कि तुम भी आओ, मैंने कहा। मैं? सौरभ ने आश्चर्य से कहा। हाँ, सब कुछ देखो। अगर चाहो तो कोई सवाल पूछो और बाद में मुझे अपनी राय बताओ। तुम चाहते हो कि मैं आऊं किसी ऐसी चीज के लिए जिससे मेरा दिमाग कहता है कि तुम्हें दूर रहना चाहिए? सौरभ हंसा। हाँ। मैं मुस्कुराया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच सब कुछ दिल से जुड़ा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने कहा। मैंने शीशे में से एक उड़ता हुआ चुंबन भेजा और उससे आंख मारी। ओह डियर, प्रोफेसर हो या छात्र, तुम आईआईटीएन सभी घिनौने होते हो, उसने अपना सेट खत्म करते हुए कहा। प्रोफेसर सक्सेना घर पर नहीं है, दरवाजा खोलने वाली महिला ने कहा। श्रीमती परमिंदर सक्सेना? मैंने पूछा। हाँ, मिसेस सक्सेना ने कहा। उन्होंने अपनी नाइटी के ऊपर दुपट्टा ठीक किया, जो दिल्ली की आधिकारिक गृहिणी पोशाक थी। मैंने अपना पूर्व छात्र कार्ड निकाला। मैं केशव राज पुरोहित हूँ, यहाँ एक भूतपूर्व छात्र हूँ। यह मेरा मित्र सौरभ है। क्या हम अंदर आ सकते हैं? हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मुझसे? वह जारा लॉन के बारे में है, प्रोफेसर सक्सेना की छात्रा जो मर गई। प्रोफेसर सक्सेना की पत्नी ने दाएं बाएं देखा और फिर हमें अंदर आने का इशारा किया।